बिहार में राजनीति अब सोशल इंजीनियरिंग के सहारे ही चलेगी। लालू यादव ने 1990 में सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत की थी। नीतीश कुमार इसके पोषक बने। लालू ने एमवाय समीकरण के सहारे सत्ता हासिल की तो नीतीश के लिए लव कुश समीकरण कारगर साबित हुआ। लालू के बेटे तेजस्वी यादव को अब भी उम्मीद है कि जातीय समीकरण के सहारे वो एक ना एक दिन बिहार की सत्ता पर काबिज जरूर होंगे। बिहार में अगले सीएम के चयन में भी सोशल इंजीनियरिंग का ही ख्याल रखा गया है। देखिए, बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है। पहले का तो नहीं पता, लेकिन 1990 में जातीय सामाजिक समीकरण का बिहार में उदय हुआ। अब तो सूबे में काम करने वाली सभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की भी ये मजबूरी बन गई है। लालू यादव इसके जनक हैं तो नीतीश कुमार इसके पोषक हैं। अलबत्ता दोनों के तरीके में फर्क जरूर है। लालू और उनके बाद बेटे तेजस्वी यादव को आज भी उम्मीद है कि जातीय समीकरण के सहारे वो एक ना एक दिन बिहार की सत्ता पर काबिज जरूर होंगे। लालू को जातीय समीकरण की जमीन तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो प्रचलित नाम वीपी सिंह, ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर मुहैया करवाई थी। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण साफ करो का स्लोगन देकर लालू ने इसे कहीं ना कहीं इस समीकरण के सहारे बिहार में 15 साल तक उनके परिवार का राज भी रहा। पहले वे मुख्यमंत्री बने और चारा घोटाले में जेल जाने की नौबत आई तो पार्टी के तमाम वरिष्ठों को दरकिनार कर पत्नी को कुर्सी पर बिठा दिया। जातीय गोलबंदी के पीछे लालू की मंशा दलित पिछड़ों के कल्याण की रही या नहीं, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन इसका 15 साल तक सियासी फायदा उन्होंने जरूर लिया है। और देखिए, ये भी सच है कि उन्होंने दलितों पिछड़ों के कल्याण के बजाय शहाबुद्दीन जैसे सांसदों के सहयोग से बनाए गए एमवाय यानी कि मुस्लिम यादव के लाभुक वो खूब बने हैं, वहाँ पर फायदा उन्होंने जरूर दिया है। इसमें भी उन्होंने सबसे अधिक तवज्जो अपने परिवार और अपने परिजनों को दी, फिर अपनी बिरादरी को मौका दिया। इक्का दुक्का मौका दूसरी जाति के लोगों को मिला। देखिए, आबादी के अनुपात में नहीं, लेकिन अपने परिजनों को उन्होंने खूब मौके दिए हैं। और यही वजह रही है कि घर की इकलौती महिला को सियासत के शीर्ष पर उन्होंने बिठा दिया, यानी कि राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनवा दिया। ये लालू के जातीय समीकरण का लाभ था। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद देश में अगड़ों पिछड़ों का जो जातीय उन्माद भड़का, उसका भरपूर लाभ बिहार में लालू ने और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने उठाया। यादव मुसलमान के गठजोड़ से दूसरी ओबीसी, ईबीसी और दलित जातियों को सहयोग का गिफ्ट रिटर्न कुछ मिला नहीं, लेकिन नीतीश ने इन जातियों को कायदे से साधा। बिहार के विकास का सपना पाले नीतीश कुमार को पहली बार सफलता भले ना मिली हो, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी बार वो कामयाब हो गए। नीतीश कुमार की सफलता की बुनियाद में भी उनका जातीय समीकरण ही था। 1994 में कुर्मी और कुशवाहा जातियों को लेकर बने लव कुश समीकरण ने उन्हें एकजुट होकर सहयोग किया। ये अलग बात है कि कालांतर में उन्होंने हर जाति को साधने के लिए राजनीति में नए ढंग का इस्तेमाल किया। उन्होंने हर जाति में अपने पॉकेट वोट बैंक बना लिए। दलितों की दलित महादलित 2 श्रेणी बनाई और मुसलमानों की साझी जमात से छांट बांट कर पिछड़े मुसलमानों यानी कि पसमंदा की बड़ी आबादी को उन्होंने विशेष तौर पर कई योजनाएं उनके नाम पर लागू की और इनको कहीं ना कहीं वोट बैंक बनाने की कोशिश की। लवकुश यानी कि कुर्मी कोयरी के उनके जातीय समीकरण की करीब 10% आबादी के अलावा जेडीयू को अब तक 6 से 7% अधिक वोट अगर मिलते रहे हैं तो ये नीतीश कुमार के नायाब सियासी प्रयोग का ही परिणाम कहा जाता है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि कांग्रेस और बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी भी बिहार के जातीय समीकरण वाले प्रयोग से अपने आप को बचा नहीं पा रही। भाजपा तो कभी इस तरह की बातों को स्वीकार ही नहीं करती है, लेकिन कांग्रेस ने तो अब अपना चोला ही उतार दिया है। कांग्रेस को अब स्वर्ण जातियों के पारंपरिक वोटों की परवाह नहीं रही है। अब तो वो दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों से प्रेम दिखा रहे हैं। स्वर्ण के सवाल पर बात करते ही कांग्रेसी जो हैं वो कहीं ना कहीं भड़क जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। और चुनावों के लिए टिकट बांटना हो या संगठन का विस्तार करना हो, उन्हें बिरले ही उसमें स्वर्ण आपको नजर आएंगे। देखिए, कांग्रेस का असली रूप इस बार बंगाल चुनाव में दिखा है। कांग्रेस ने बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में 284 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसमें 70 सीटों पर मुसलमान और 68 पर दलित उम्मीदवार हैं, यानी कि आधी से अधिक सीटें सिर्फ और सिर्फ 2 जातियों के खाते में गई हैं। इससे ही कांग्रेस के जातीय स्टैंड में जो बदलाव आया है वो समझा जा सकता है। आरजेडी को भी एमवाय से ही आस कहीं ना कहीं नजर आती है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को अब भी एमवाय समीकरण पर अधिक भरोसा है, हालांकि उसका ये भरोसा किसी कसौटी पर परिणाम में कभी बदला नहीं है। इसकी 2 वजह है। पहली कि लालू ने सियासी लाभ के लिए गैर स्वर्ण समाज को
कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की, लेकिन जब से वे ठगे महसूस करने लगे तब से वो खुद ब खुद उन्होंने किनारा कर लिया। नीतीश ने उन्हें लपक लिया और तभी से दलित और पिछड़े लालू के यानी कि आरजेडी के बजाय नीतीश के जेडीयू को वो पसंद करने लगे। मुसलमानों का भी आरजेडी से भ्रम टूट गया। उनकी 17% आबादी के अनुपात में टिकट ना मिलना आंखें खोलने जैसा था और यही वजह रही कि मुस्लिम और यादव के 17 और 14 यानी कि 31% वोटों के बावजूद 2025 के विधानसभा चुनावों में आरजेडी को 23% ही वोट मिले। इसका संकेत साफ है कि आरजेडी का मुसलमान यादव समीकरण दरक चुका है। नीतीश कुमार का नया लवकुश दांव जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। ये अलग बात है कि सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार जातीय समारोह में जाने से यहाँ पर बचते हुए नजर आते हैं, पर उन्होंने अपने जो उनके नेता हैं खासतौर पर जो जातीय समीकरणों के बाद जो बने हैं उनको बढ़ावा ज़रूर दिया है और ये समीकरण भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आता है। अब आरसीपी सिंह, मनीष वर्मा को कभी उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में बढ़ावा दिया है, तो कहीं नौकरशाही में भी जातीय समीकरण का ख्याल जो है नीतीश कुमार की तरफ से रखा गया है। 20 साल के बाद नीतीश केंद्र की राजनीति में लौट रहे हैं। समीकरण दरकने ना पाए इसके लिए उन्होंने नीतीश समाज के सीएम के बदले अगले मुख्यमंत्री के रूप में कुछ समीकरण के व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया है। नीतीश की ये फिर से एक नई जटिल चाल इसे कहा जा रहा है। नीतीश ने सम्राट चौधरी को अगले सीएम का आशीर्वाद दिया है। हालांकि देखिए अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। सार्वजनिक रूप से अब बीजेपी चाह रही है कि सम्राट या लवकुश समाज के किसी व्यक्ति को सीएम बनाने को अब नीतीश कुमार या जेडीयू या एनडीए मजबूर हो। नीतीश कुमार का लव कुश समीकरण जिंदाबाद है। सीधा कहा जाए तो बिहार में अगला मुख्यमंत्री काफी हद तक सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर ही तय होगा, लेकिन अब ये अकेला फैक्टर नहीं रह गया है। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार के दौर से ये साफ हो गया है कि जातीय संतुलन सत्ता की कुंजी बिहार में रहा है। इसलिए किसी भी पार्टी को सीएम चेहरा चुनते वक्त ये देखना पड़ता है कि कौन सा नेता किस सामाजिक समूह का है, किस जाति का है और किस वोट बैंक को वो सीधे तौर पर साध रहे हैं।